अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। मुल्क में इन दिनों एक अहम मुलाकात की खबरें गर्म हैं और ऐसी खबरें सामने आई कि गुज़िश्ता दिनों इमरान खान की अहम मुलाकात हुई है जिसमें अहम उमूर पर बात हुई है और ताल्लुकात में बेहतरी आ गई है। लेकिन इमरान खान की कल की तकरीर के बाद हुकूमत को उम्मीद है कि उस मुलाकात में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। हुकूमती ज़राए का दावा है कि अगर हुकूमत ने आर्मी चीफ को तौसी देना भी होती तो भी इमरान खान ने असल में उसको नामुमकिन बनाया है। इमरान खान का ये रवैया बता रहा है कि अगर मुलाकात हुई भी थी तो कामयाब नहीं हुई। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि जिस तरह इमरान खान ने आर्मी चीफ को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, इसके मायने हैं कि अगर कोई मुलाकात हुई भी है तो वो बेनतीजा साबित हुई। जिस तरह उन्होंने आर्मी चीफ को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की है, अगर बिलफर्ज कोई मुलाकात हुई भी है जो मेरे इल्म में नहीं है तो इसका माना यह है कि वो बेनतीजा साबित हुई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कल मेज़बान वसीम बदामी से बात करते हुए कह दिया कि मुझे ऐसी किसी मुलाकात का इल्म ही नहीं है, मगर साथ ही ये भी कह दिया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। पुलों के नीचे से जो पानी गुजर गया वो गुजर गया। इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात रखकर ही आगे चलना है। कल चकवाल के जलसे में इमरान खान ने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को भी मुखातिब किया। गुमनाम नंबर से धमकियां देने वालों का भी जिक्र किया और कहा कि ये होते कौन हैं लोगों को डराने वाले। अपने हामियों से उन्होंने कहा कि जो आपको डराता है आप भी उसे डराओ, जो धमकियां देता है उसे धमकियां दो। मैं आज अब पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, ये खौफ के बुत को तोड़ दो। टेलीफोन आता है जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए, वापस धमकियां दो उनको। जो डराता है वापस डराओ उसको। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। ये होते कौन है आपको डराने वाले? ये खुफिया नंबरों से डराना धमकाना कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जो करना करो, हम भी करेंगे। हमने तमाशा देख लिया काफी। हर पाकिस्तानी को मैं आज कह रहा हूँ, मेरी कॉल के लिए तैयार हो। सरफराज मरीम नवाज ने कहा कि इमरान खान में खुद तो नाम लेने की हिम्मत नहीं, टांगें थर-थर कांपती हैं। अगर आपको नाम लेने की हिम्मत नहीं तो कौम को क्या सबक दे रहे हो कि उनको ललकारें और धमकाएं। मरीम नवाज ने यह भी कहा कि कल जो कॉल्स करवा रहा था, अखाड़ पिछाड़ करवा रहा था, आज कह रहा है कि उसके अरकान को कॉल्स आ रही हैं। आज ये शख्स कहता है कॉल करने वालों को मना कर दो। अपने लोगों को वो कह रहे थे कि खौफ के बुत तोड़ दो और गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो जाओ। अगर ये तुम्हें डराएं तो तुम उनको डराओ, तो ये तुम्हें धमकाएं तो तुम उनको धमकाओ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपके अंदर खुद उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं है, आपकी टांगे थर-थर कांपती हैं। आप कहते हैं मिस्टर एक्स मिस्टर वाई। अगर आपके अंदर नाम लेने की हिम्मत नहीं है तो कौम को क्या सबक दे रहे हैं कि वो उनको ललकारे, उनको डराए, उनको धमकाए? कल जो कॉल्स करवा रहा था, जो अल्लाह ताला की शान है कि वो आज कह रहे हैं मेरे मेंबर्स को कॉल्स आ रही हैं और ये कॉल्स को मना कर दो। और जब तुम लोगों को कॉल्स कराते थे तब हमें तो आती थी कॉल्स, हमें तो धमकियां भी आती थी। है तो सबूत ले आओ सामने। ये XYZ क्या होता है? ABC पढ़नी शुरू कर देते हो, है तो सबूत ले आओ ना। इससे पहले इमरान खान खुद मान चुके हैं कि उनके दौर में बजट पास करवाने के लिए इत्तेहादियों को एजेंसियों से कॉल करवाई जाती थी। फवाद चौधरी मान चुके हैं कि हमने अपनी सियासत को आउटसोर्स कर दिया था और MQM के रहनुमा वसीम अख्तर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एजेंसियों से कॉल कराए जाने की तस्दीक कर चुके हैं। तो खुद PTI के जितने बड़े लोग हैं जो ये कह रहे हैं, ये 3.5 साल तो खुद टेलीफोन एक्सचेंज में बैठ के हमें फोन कराते रहे हैं। पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो खुद फिर वो उस टेलीफोन एक्सचेंज में बैठ के हमें फोन करवाया करते थे। हफ्ते के दिन तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास के बाद यह खबर भी आई कि इमरान खान कुछ कोर कमेटी के अरकान पर बरहम हुए और पार्टी पॉलिसीज पर अमल करने पर जोर दिया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने बताया कि उन्हें मालूम है कि कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट से मिले हैं। इमरान खान ने तनबीह की कि कोई उन्हें बाईपास करने की कोशिश ना करे और फिर कल फवाद चौधरी ने इस तनबीह की तस्दीक भी कर दी और कहा कि पहले भी इमरान खान ने ये बात की। सरफराज मरीम नवाज ने कहा कि क्या आपने पार्टी को बताया है कि आप किस किस से खुफिया मिलते हैं और क्या क्या बातें करते हैं? यह नहीं हो सकता कि जलसों में खड़े होकर आप किसी को ललकारें और रात में पाँव पड़ जाए। उनको बुरा लगा ये कि उनके जो पार्टी के लोग हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हैं और वो खुफिया मुलाकातें करते हैं। तो मैं तो पहले सबसे ये पूछूंगी, आपने कभी पार्टी को बताया कि आप किस किस से खुफिया मिलते और क्या क्या बातें करते? जब धरने में लोगों को आपने 2014 के बाद जो धरना था उसमें आपने लोगों को कहा कि उंगली उठने लगी है, ये हो गया है, वो हो गया है, हम आज़ादी के लिए आए हैं, और जनरल रहील शरीफ ने बुलाया तो हंसते हंसते निकल गए। वो धरने के लोगों को बता के गए थे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ और मैं खुद कहाँ रात को छुप के किसके पास अंधेरे में मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। ये नहीं हो सकता कि जलसों में खड़े होकर आप किसी को ललकारें और रात के अंधेरे में आप अगलों के पाँव पड़ जाएं। ये नहीं हो सकता। इमरान खान गुज़िश्ता दिनों ये तस्लीम कर चुके हैं कि वो अमरीकी लॉबिस्ट और साबिक सिफारतकार रॉबिन राफेल से मिले हैं, जबकि फवाद चौधरी कुछ दिन पहले ये भी मान चुके हैं कि मुलाकातें तो होती रहती हैं। हालांकि इमरान खान साजिशी बयानियाँ बनाते हुए तनकीद करते रहे हैं कि अपोजिशन का क्या काम है
कि वो बैरूनी सिफारतकारों से मिले। इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने कुछ अर्सा पहले एक अमरीकी PR फर्म से भी मुआहदा किया है जिसे माहाना $25,000 की रकम भी अदा की जा रही है। इस हवाले से आज मरियम नवाज ने कहा कि जो लोगों को कहता था कि अमेरिका ने साजिश कर दी, आज उन्हीं लोगों को बुला कर मिल रहा है। आज अमरीकियों को बुलाकर कह रहे हैं कि मेरे ताल्लुकात बहाल कराओ। सारा जो नैरेटिव दिया था उन्होंने कि मेरे खिलाफ साजिश हो गई, मुझे अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी, बैनुल अक़वामी साजिश कर दी, आज उन्हीं लोगों को बुला के उनसे मिल रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं कि मेरे दोबारा से ताल्लुकात जो है वो बहाल कराओ। तो किधर गई वो साजिश जिसके नतीजे में हमने ये इनकलाब देखा था, ग़ुलामी की जंजीरों से आज़ादी, इनकलाब लेके आ रहा हूँ। इमरान खान मुसलसल ये भी कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को आर्मी चीफ की तैनाती का हक नहीं है। आज इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हल्फनामे की तस्वीर शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से आर्मी चीफ की तैनाती और दीगर रियासती मामलात पर अदालत से सज़ा याफ्ता नवाज शरीफ से मुशावरत और वुज़रा के बयानात कि नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद आर्मी चीफ मुकर्रर करेंगे, सब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ही की खिलाफवर्जी नहीं बल्कि उनके ओहदों के हल्फ से भी मुकम्मल इन्हिराफ है। इमरान खान ट्विटर पर ये लिख रहे हैं, जबकि आज फवाद चौधरी ने भी ट्विटर पर लिखा कि हमें सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में तवाज़ुन के लिए कोशिश करनी चाहिए, ताकत अवाम को मुंतकिल होनी चाहिए। मैं तमाम सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट को दावा देता हूँ कि आएँ और मिलकर सियासी फ्रेमवर्क को दोबारा तहरीर करें, आएँ ताकि गेम के उसूलों पर इत्तफाक हो। मौजूदा सिस्टम नाकाम हो चुका है, हमें मुनसिफाना उसूल ढूंढने चाहिए। इमरान खान के बयान पर मरियम नवाज का कहना है कि ये कहते हैं कि इनकी पसंद का आर्मी चीफ हो क्योंकि अपनी हीरो की चोरी बचानी। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे आके सारी बात रुक गई कि मेरे पसंद का चीफ अपॉइंट करोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं पूरे इंस्टीट्यूशन को जो है वो मिलाइन कर दूंगा, उनके चेहरे स्याह कर दूंगा। ये रवैया एक जमहूरी इंसान का रवैया है। नवाज शरीफ को नहीं अपॉइंट करना चाहिए, जरदारी को अपॉइंट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उनकी चोरी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो बात ये है कि अपनी भी इमरान खान साहब की चोरी, वो जो हीरों का हार था वो पकड़ी गई थी, तो असल में ये अपनी चोरियों को छुपाना चाहते हैं, बात और कुछ नहीं। ये ड्रामा है और ये पूरी दुनिया जानती है भाई। वो जिसके लाडले हैं ना, वो इमरान खान को लाडला नहीं समझते, वो अपना काम निकालना चाहते हैं। इस पर बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। बात करेंगे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से, जिनकी लंदन में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से खुद मुलाकात भी हुई और इस वक्त वो अमेरिका में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, आप खुद मिले मियाँ नवाज शरीफ साहब से, आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के भी साथ हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त इमरान खान साहब ज़ाहिर है मौजूदा आर्मी चीफ की तौसी के हवाले से भी बात कर रहे हैं, आर्जी तौसी, मगर वो एजेंसियों पर भी मिस्टर एक्स मिस्टर वाई कहकर तनकीद कर रहे हैं जो मौजूदा आर्मी चीफ ही के मातहत हैं। क्या नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं इस तैनाती या तौसी के हवाले से, जो कि इमरान खान साहब ने अपनी सियासत का महवर बनाया हुआ है इस वक्त, तो पाकिस्तान की सियासत का महवर बन गया है? बहुत शुक्रिया शाहजेब, ये सारी बातें जो हैं ये इमरान खान साहब ही कर रहे हैं, हम तो कोई बात नहीं कर रहे। कभी अभी हनूज दिल्ली दूर 29 नवंबर को ये अपॉइंटमेंट होनी है, पूरा अक्टूबर बाकी है, तकरीबन जो है 10 दिन जो है सितंबर के बाकी हैं, उसके बाद पूरा नवंबर बाकी है। तो ये डेस्परेशन जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में इमरान खान को है, बाकी ना उस अदारे को जिसका चीफ अपॉइंट होना है, ना उनको कोई डेस्परेशन है, ना उनको कोई एक एंग्जाइटी है, ना हमें कोई एंग्जाइटी है जिन्होंने अपॉइंट करना है। ये बुनियादी तौर पे जो है ये कोलिशन गवर्नमेंट का फैसला होगा, और जब भी ये प्रोसेस इनिशिएट होता है, हो सकता है अक्टूबर के एंड में हो या नवंबर के अवाइल में हो, तो उस वक्त ये फैसला कर लिया जाएगा। लेकिन ये शख्स जो है इसको इस बात का एहसास है या इस बात का उसको एक किस्म का उसके दिमाग पे सवार है कि अगर ये नवंबर गुजर गया और ये आर्मी चीफ जो है इन्होंने अपॉइंट कर लिया, तो फिर तो मेरे ये जो रोज़ाना जो मैं अपना स्टैंड बदलता हूँ, कभी गाली देता हूँ, कभी जो है पुचकारता हूँ, कभी मैं प्यार की बात करता हूँ, कभी गुस्से में बात करता हूँ। अब कल जो उन्होंने बातें की हैं उनकी पूरी नेगेशन हुई है, फिर उनका फिर जो एक साथी जो है वो आके जो है उसकी तशरीह करता है और तशरीह करके वो उस चीज़ को सॉफ्ट करने की कोशिश करता है। तो ये शख्स जो है ये मेरा ख्याल है कि ये इसी तरह लगा रहा तो इसका दिमागी तवाज़ुन जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ये इसका बिहेवियर ऑलरेडी जो है एबनॉर्मल हो चुका हुआ है। ये बाकी भी प्रेशर में
मगर ख्वाजा साहब इतना प्रेशर में है, सारी कौम को जो है कोई प्रेशर नहीं है। मगर ख्वाजा साहब मगर ख्वाजा साहब ये शख्स नवंबर तक आपकी हुकूमत का तवाजुन भी तो खराब कर सकता है ना। अगर ये इस्लामाबाद आ गया और इस्लामाबाद का घेराव कर लिया तो इस हवाले से नहीं आप लोगों की कोई स्ट्रेटजी है? आप लोग सही कह रहे हैं आप कि ये इमरान खान की सियासत का महवर बना हुआ है, आप लोग नहीं कर रहे हैं आर्मी चीफ की तोसी या तैनाती पर बात, मगर अगर ये शख्स कर रहा है तो ये आपकी जो हुकूमत का तवाजुन है वो नवंबर तक इन नाजुक हालात में बिगाड़ सकते हैं। वो अगर वो आ जाते हैं तो फिर आप क्या सोच रहे हैं कि क्या करेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल के देखें ये इस एक इशू के ऊपर वो इस्लामाबाद आके बैठे, मैं समझता हूँ इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। ये इशू जो है, ये जो प्रिविलेज है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिनको ये प्रिविलेज देता है, ये कि आपने अपॉइंट करना है, उसके मुताबिक सारा कुछ होगा, उससे बिल्कुल इनहराफ नहीं होगा। और ये कभी कुछ ये मुझे समझ नहीं आती कि इसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो बिल्कुल इस वक्त बिगड़ चुका हुआ है। ये द मैन हैज लॉस्ट ऑल बैलेंस, पर्सनैलिटी का, सोच का, हर किस्म का बैलेंस जो है उसका ख़त्म हो चुका है। वो आने दें उसको, कोई बात नहीं है। ये देखें वो कहाँ गई, आपने कहा है ना, कहाँ गई वो हकीकी आज़ादी, कहाँ गई, कहाँ पे गुलामी गई, कहाँ पे मुदाखलत गई, कहाँ पे बैरूनी साजिश गई, ये सारे इशू कहाँ गए? अब वाहिद एक इशू रह गया है वो चीफ की अपॉइंटमेंट का। आप देखें पिछले 75 साल की हमारी तारीख देखें, मियां नवाज शरीफ ने 4 चीफ अपॉइंट किए। वो चीफ अपॉइंट बिल्कुल आपने वो जो है वो एक क्लिप चलाया था जिसमें असद उमर साहब कह रहे थे कि जिस दिन वो अपॉइंट हो जाता है दूसरे दिन वो बिल्कुल खुद मुख्तार हो जाता है, वो अपने अदारे का और पाकिस्तान का वफादार रहता है। उसके बाद उसका पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता। और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा भी जो अपॉइंटमेंट होगी उसका पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक ना होगा। और हमें उनसे कोई सियासी उम्मीदें वाबस्ता अगर हम करें तो मैं समझता हूँ कि हम भी बेवकूफ़ी करेंगे। सियासी उम्मीदें फौज के अदारे से या उसके चीफ से वाबस्ता करना मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे गलत है। और ये इनराफ है आइन का, इनराफ है कानून का। इस सारी सिचुएशन में ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये खबरें तो आई, जो सहाफ़ी भी मिले उनसे, सोहेल राय साहब मिले, दीगर सहाफ़ी मिले, उनसे उन्होंने जो मुआशी कारकर्दगी है उस पर तो उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया था, दीगर मामलात पे भी वो खुश नहीं नज़र आ रहे थे। आप मिले हैं अब, तो वो इन दोनों चीज़ों से मुतमईन है कि हाँ जी हम नवंबर में ही तैनाती होगी, अपने वक्त पर होगी, शहबाज शरीफ साहब ही करेंगे और इलेक्शन भी अगस्त में ही होगा? या उनका भी कहीं ना कहीं अदम इत्मीनान है कि पार्टी ने पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा लूज़ की है और इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा गेन किया है? आपसे मिलकर क्या कहा उन्होंने? देखें जो इकोनॉमी पे अदम इत्मीनान की बात के आपने की है वो ठीक है, बिल्कुल इस पे है, और उसकी वजह से हमारा पॉलिटिकल कैपिटल जो है लूज भी हुआ है, ये भी बात आपकी दुरुस्त है। मियां नवाज शरीफ को इस बात से ज़रूर वो उनको एक फ़िक्रमंदी है कि ये इकोनॉमी को क्यों ना अरेस्ट किया जाए। पॉलिटिकल कैपिटल के लिए कम से कम पाकिस्तान की आवाम के लिए जो इस वक्त डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, चाहे वो बिजली के बिल हों, गैस के बिल हों, पेट्रोल का जो निर्ख हैं उसके हवाले से, आम जो खाने पीने की चीज़ों के हवाले से, और ऊपर से इतना बड़ा सैलाब आया। आज मैं तकरीर सुनी है मैंने जनरल असम्बली में, मैं वहाँ पे मौजूद था। उन्होंने 2-3 दफ़ा पाकिस्तान का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ना सिर्फ पानी में डूबा हुआ है बल्कि कर्ज़ों में डूबा हुआ है और इसके मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए। 2-3 दफ़ा उन्होंने इसका जिक्र किया है। यानी हमारे ऊपर जो एक आफत आई हुई है उसकी दुनिया की अटेंशन जो है उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना मबजूल हो रही है। तो ये बात आपकी दुरुस्त है। यहाँ तक जो इकोनॉमी का जहाँ तक तल्लुक़ है मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट का सिलसिला है, इट इज़ नॉट एन इशू, इट इज़ ए रूटीन थिंग जो हर 3 साल के बाद जिसका मौका आता है, और जो 4 या 5 नाम आते हैं दे आर सारे बराबर हैं। वो सारे, उसमें कोई लंबा चौड़ा फर्क बल्कि रतीबार फर्क नहीं होता। उनकी कैपेबिलिटी में, उनके एक्सपीरियंस में, उनकी लॉयल्टीज में, उनका सियासत से क्या ताल्लुक है? ये ज़हन में बिठा के बैठे हुए हैं कि जो कोई मुझे मौका मिलेगा, यानी इमरान खान साहब को मौका मिलेगा और वो कोई ऐसा बंदा अपॉइंट कर लेंगे। देखें माजी में भी ये बाज़ औक़ात ज़हन में आया बहुत से हुक्मरानों का।
मगर ख्वाजा जो साहब, सियासी हुक्मरान थे, सिविलियन हुक्मरानों के, लेकिन ये तजर्बा, ये एक्सपेक्टेशंस या ये उम्मीद जो है वो खाम ख्याली साबित हुई। मगर ख्वाजा साहब, फिर मैं इसमें ज़ाहिर मुल्क को इस्तेहकाम चाहिए। हमें नजर आ रहा है कि ज़ाहिर सैलाब की वजह से भी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है, तो इस चीज़ से किस बात ने रोका हुआ है शहबाज शरीफ साहब को कि जो फैसला उन्होंने 2 महीने बाद करना है वो फैसला पहले क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये एक जो मामला है, ये अगर इमरान खान साहब की सियासत का महवर है, मगर हमें नजर आया है माजी में भी कि इस हर 3 साल बाद इस अक्टूबर नवंबर के महीने में अगर तोसी ना हो रही हो तो नई तैनाती के वक्त एक कदम इस्तेहकाम सा आ जाता है। जब राहिल शरीफ साहब के हवाले से भी हमने नजर आया था कि जो तोसी होगी, नई तैनाती होगी, उस वक्त भी एक कदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा हुई थी, तो क्यों नहीं अनाउंस कर देते? नवाज शरीफ साहब से इस पर नहीं बात हुई? देखिए आपकी एक सजेशन है, मैं इस पे इत्तेफाक नहीं इससे करता, आई बैक टू डिफर विद इट। उसकी वजह यह है कि सियासी जो कंपल्शंस हैं उसके ये मातहत ये या उससे सबॉर्डिनेट नहीं करना चाहिए इस अपॉइंटमेंट को। ये एक नई रीत पड़ जाएगी, इसको रेजिस्ट करना चाहिए। आपकी सजेशन जो है एक सियासी नुक्ता नगाह से आप बात कर रहे हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक आईनी नुक्ता नगाह से, और साथ उस इंस्टीट्यूशन जिसका नाम फौज है उसकी सैंक्टिटी जो है या उसका तकद्दस बरकरार रखने के लिए कि सियासी ज़रूरतों के तहत जो है हम उसको पहले अनाउंस कर दें ताकि स्टेबिलिटी आ जाए। स्टेबिलिटी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो तो जो इकदाम हम उठा रहे हैं इंशाल्लाह ताला उसका 2-3 महीने में रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। अल्लाह का फजल है, पाकिस्तान को कोई डिफॉल्ट का खदशा नहीं है। जिस तरह ये इन्होंने पूरी कोशिश की है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। देखिए अब कर्जों की बात होती है, ये कर्ज सबसे ज्यादा जो कर्ज जो है, ये अभी जो जनरल असेंबली में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ है। सबसे ज्यादा कर्ज जो है पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान की हुकूमत में लिया जाए। ये कहता था कि मैं कर्ज नहीं लूंगा, फांसी लग जाऊंगा लेकिन कर्ज नहीं लूंगा। मैं इन चीजों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपसे जो है इत्तेफाक, आई बैक टू डिफर कि हमें ये अपॉइंटमेंट जो है सियासी हालात की अनसर्टेनिटी के ताबे नहीं करने चाहिए। वो ठीक है, मगर इसमें मसला सिर्फ ये हो गया है, जाहिर है ये नहीं करनी चाहिए, मगर मसला ये हो गया कि इस मुल्क के सियासी हालात हर 3 साल बाद इस अपॉइंटमेंट के ताबे हो जाते हैं। आप सियासी हालात के ताबे ना कीजिए, वो आपकी दुरुस्त बात है कि आईनी और कानूनी ये मामला है, इसको सियासी हालात के ताबे नहीं होना चाहिए, मगर सियासत और मुल्क के हालात इस अपॉइंटमेंट के ताबे हो जाते हैं। जाहिर है कितना पावरफुल अभी ओहदा होकर रह गया है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, एक जाती एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जब जनरल बाजवा साहब की अपॉइंटमेंट होनी थी और जनरल रहील साहब जो है सुबह दोष हो रहे थे अपने ओहदे से, तो कुछ लोगों ने ये हुकूमत को मशवरा दिया कि 2 नवंबर को जो है वो धरना देना। आपको याद होगा इन्होंने 2 नवंबर को धरना देना था इस्लामाबाद में। 2 नवंबर 2016 की बात कर रहा हूं मैं। इन्होंने अनाउंस किया होता, इसी शख्स ने, इमरान खान शख्स, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो मियां नवाज शरीफ को मेरे जरिए बाज लोगों ने मशवरा दिया कि जी आप जो है अक्टूबर के एंड में जो है नई चीफ की अपॉइंटमेंट करते हैं और ये घू की कैफियत ख़त्म हो जाएगी और इसके धरने की कॉल से हवा निकल जाएगी। मैं आपको मियां नवाज शरीफ का आगे से जवाब सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि ये मैं चाहता हूँ कि ग्रेसफुली जो है ना ये चेंज हो। रहील साहब जो हैं, जनरल रहील साहब जो हैं, वो बाकायदा जो रस्में हैं, जो फ़ौज हमारी की ट्रेडिशंस हैं, उसके मुताबिक जो है वो अपने तमाम जो कोर्स में जाएं, अपने जिस कंटोनमेंट में जाएं, वहाँ पे अलविदा कहें अपने ट्रूप्स को जिनके साथ उन्होंने 3 साल एज चीफ गुजारे हैं। और वो एक ग्रेसफुली जो है ना, मैं नहीं चाहता कि मैं उनको 1 महीने पहले जो है वो उनके जो है क्या कहते हैं उनको सिटिंग डक बना दूं या उनका जो ओहदा जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दूं। मियां नवाज शरीफ ने इनकार किया। मैं गवाही दे रहा हूँ। मैंने उनको ये पैगाम दिया कि ये बात लोगों की ये राय है कि मेरा मतलब सियासी लोगों की ये राय थी कि आप मियां साहब कर दें ताकि ये इसके धरने से हवा निकल जाए। ये दोबारा ये वही सिचुएशन है कि इसने धरना अनाउंस किया है और हम इससे धरने से डर के जो है ये जो प्रोसेस है उसको पहले उसके ऊपर डिसीजन ले लें। मैं समझता हूँ इट्स नॉट ग्रेसफुल टू द इंस्टीट्यूशन
एंड द पीपल हु आर एक्चुअली जो भी हमने फैसला करना है, जो उसमें इन्वॉल्व लोग हैं, उनसे भी ये नाइंसाफी होगी। कोई नहीं, हम ये वील वेदर दिस स्टॉर्म इंशाल्लाह। और ये गुमुगु का, बल्कि ये एक्सपोज हो रहे हैं मेरे नजदीक, जो है ये एक्सपोज हो रहा है इमरान खान जो है कि इस बंदे की आखिर तान का। और ये कहा है आपने, मेरा ख्याल है भाई वो क्लिप चलाया है मैं फ्रियाद रीस के साथ, कि मेरा क्या इससे ताल्लुक है। जी हमने चलाया प्रोग्राम में, जैसे हमने चलाया, मगर मुझे ये बताइएगा कि फिर नाउ नजर आ रहा है जो आप बात कर रहे हैं कि नई अपॉइंटमेंट होगी मगर अपने वक्त पर होगी, और आप 2016 की भी मिसाल दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब, क्योंकि ज़ाहिर है आपका पुराना ताल्लुक है, आपके लीडर भी हैं, वो इस वक्त फिर कन्विंस्ड है कि टाइम ही पूरा करना है, और वो वापस आने के हवाले से क्या इरादा रखते हैं? क्योंकि आज मरीम नवाज साहिबा की बात से लगा कि उनका केस क्योंकि मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है, वो पहुंच जाए तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी वापस पाकिस्तान आएंगे। इस हवाले से क्या बात हुई है? आप जो बात कर रहे हैं उसमें वजन है। देखें मरियम के केस जो है, जो मुझे ये आज भी मैंने हेयरिंग का जो है क्लिप्स देखे हैं, पिछले 2-4 रोज से जो सिलसिला चल रहा है, उससे ये एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हाथ में सारी चीज़ें जो है, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, वो एक सही सिमत की तरफ जा रहा है। मरियम के केस के बाद जो है इंशाल्लाह ताला मियां साहब की भी जो है जो बरीयत है वो अल्लाह ताला जो है मदद करेगा, और वो भी साबित होगी। क्योंकि जो मियां साहब के साथ जो कुछ हुआ वो तो हमारी तारीख का एक बड़ा तल्ख जो है बाब बन चुका है। जो लोग जिन्होंने फैसले किए, जिन्होंने ये सारा कुछ किया, उनको कहीं पब्लिकली आके अपने फैसलों को डिफेंड करें। क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो फैसले अपने पब्लिकली डिफेंड करते हैं। हमारे जूरिस्प्रूडेंस में या हमारे केसेस की हिस्ट्री में वो फैसले जो है ना, वो मैं समझता हूँ एक ब्लॉट है, एक धब्बा है, और वो करेक्ट करना पड़ेगा हमें। अगर मियां साहब की वापसी, हमारे एक कौम जी फरमाए, आप फरमाए। वैसे मैं कह रहा हूं फिर मियां साहब की वापसी मरियम नवाज के केस का फैसला होने के बाद ही होगी। मियां नवाज शरीफ का यहाँ पे आ जाने से पाकिस्तान की सियासत में भी जो है ठहराव आएगा, इस्तेकाम आएगा, और वो एक जो है वो हमारी जो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल है, इन माई हम्बल ओपिनियन, हम पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो रिकवर करेंगे मियां साहब जब वापस आएंगे। मियां साहब की जब बरीयत होगी इंशाल्लाह ताला, हम पॉलिटिकल कैपिटल बिल्कुल रिकवर करेंगे। हम जो इस वक्त जो हमें थोड़ा हैंडीकैप है मियां साहब की एब्सेंस की वजह से, या मरियम की जो है केसेस की वजह से, वो हैंडीकैप दूर हो जाएगा, तो हमें फिर इंशाल्लाह ताला जो है वो खुल के जो है वो सियासत करने का, या आप कह लें खेलने का जो है वो मौका मिलेगा, और सिचुएशन जो है स्टेबलाइज हो जाएगी। बहुत शुक्रिया हमारे बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। उसके बाद इस्लामाबाद में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, बार बार पोजीशन क्यों बदल रही है, क्या खुद तहरीक इंसाफ के अंदर अदम इत्मीनान पाया जाता है? बात करते हैं जरा तफसील से ब्रेक के बाद। बार बार इमरान खान साहब की पार्टी की पोजीशन बदल रही है, सियासी टेम्परेचर बदल रहा है, इस्लामाबाद में हो क्या रहा है? हमारे साथ सीनियर साहब तज़कियाकार सैयद तलत हुसैन साहब मौजूद हैं, आसमा शराजी साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तलत साहब, ज़ाहिर एक मुलाकात की खबर आती है खान साहब के हवाले से, फिर वो आर्मी चीफ की तौसी की बात करते हैं, आर्जी तौसी की बात, और नए आर्मी चीफ के हवाले से एक नया बयानिया बनाते हैं। कल वो अचानक जिस आर्मी चीफ की तौसी की बात कर रहे हैं आर्जी, उसी के मातहत जो एजेंसियां हैं मिस्टर एक्स मिस्टर वाई पर शदीद किस्म की तनकीद कर देते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि लग रहा है कि जो मुलाकात थी वो नतीजा खेज नहीं साबित हुई। ये हो क्या रहा है? कुछ ब्रेक थ्रू हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? स्टेलमेट है जी इस वक्त मुकम्मल तौर पर। इमरान खान जो है वो बुनियादी तौर पर टामक टोइयाँ मार रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरफ से किसी मामले के ऊपर हाथ पड़ जाए, और वो रावलपिंडी को ये बात मनवाने पर वो इसमें कामयाब हो जाएं कि जल्दी इंतखाबात हो जाएं और अगली हुकूमत नया आर्मी चीफ लगाए। ये वो दो मामलात हैं जिसके गिर्द वो अपनी तमाम सियासत घुमा रहे हैं। अब जिस किस्म की वो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस किस्म के टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पस मंज़र में मुलाकात ने उतना ही बेनतीजा होना था जितना कि वो बेनतीजा हुई। और अब जब आपको उनकी टोन नज़र आती है, जब वो धमकियां नज़र आती हैं, कल आपने देखा होगा जलसे के अंदर उनका जोश खिताबत जो है वो आसमान तक जा रहा था, उनकी रगें फूल रही थी और वो बहुत गुस्से में नज़र आ रहे थे, आवाज़ भी बुलंद थी। हम समझते हैं कि चकवाल था
और वो अपना होम ग्राउंड फील कर रहे होंगे, लेकिन गैर मामूली तौर पर उन्होंने तवानाई सर्फ की धमकियां देने में, तो इससे आपको पता चलता है कि वो हेडवे नहीं है जो उसकी वो तवक्को कर रहे थे। तो और अब ज़ाहिर है उनका ब्लफ जो है वो कॉल हो गया है। अब उन्होंने साबित करना है कि जो वो कहते हैं वो कर भी सकते हैं। असम्बलियाँ तहलील करवाने का मामला भी लटका हुआ है। अगरचे मेरी बात हुई जो होम मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने तो ये कहा हाशिम डोगर साहब ने कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो आधा घंटा भी नहीं लगाएंगे इमरान खान की बात मानने में और असम्बली तहलील कर देंगे, लेकिन इतना आसान मामला नहीं है। तो बुनियादी तौर पर इमरान खान जो है वो एक स्टेल मेटेड सिचुएशन में है। अस्मा, आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि पार्टी के जो तर्जुमान हैं तहरीक इंसाफ के, उनकी भी बार बार ज़ाहिर खान साहब के साथ ही पोजीशन बदल रही है, पर खान साहब का ये नाराज़ी का इजहार करना और तनबीह करना कि मिलना नहीं है किसी ने भी वैसे इस्टेब्लिशमेंट से, कभी वो तनकीद कर रहे हैं, कभी तौसी की बात कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली पॉलिसी कन्फ्यूजन का शिकार है, एक हिकमत अमली का हिस्सा आपको लग रहा है जिस पर चल रहे हैं इमरान खान साहब? जी शाहजेब, मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ वहाँ पे आके खड़ी हो गई है जहाँ पे वो अब हालात के धारे पे है। अब जो हिकमत अमली है वो उसने अपना एक नया रूप इख्तियार कर लिया है कि जहाँ चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, यानी जहाँ उनको लगेगा कि अब ये मौका बेहतर है उससे फ़ायदा उठाया जाए। और ये इस वजह से है कि इमरान खान साहब ने अपने सारे पत्ते बहुत पहले शो कर दिए हैं। अब आखिरी पत्ता उनका लॉन्ग मार्च की सूरत में है जो कि शायद आइंदा चंद दिनों के अंदर वो इसको अनाउंस कर दें, लेकिन उससे पहले उनको जो है वो बाकायदा एतमाद में लेना पड़ेगा पंजाब को भी और खैबर पख्तूनख्वा को भी, जहाँ पे दोनों तरफ उनको जो है कोई बहुत अच्छी सूरत हाल नज़र नहीं आती। तो एक अनाउंसमेंट करके वो ऑलरेडी एक मखमसे में फंस गए हैं और उनको ये ख्याल था कि जब वो ये कह देंगे तो प्रेशर में आएगी इस्टेब्लिशमेंट और उनसे बातचीत होगी। जो उनसे बातचीत हुई वो नतीजा खेज़ नहीं हुई, क्योंकि वो ये चाहते थे और जो उन्होंने एक डेफरमेंट की बात भी की थी कि आर्मी चीफ की तौसी को चंद दिनों के लिए मौखर कर दिया जाए, तो वो इसी को इस पर्सपेक्टिव के साथ थी कि मार्च तक जो है अगर ये मामला लटक जाता है तो उनकी जो पसंदीदा तैनाती है उसको जो है वो 1-2 महीने और मिल जाएंगे और मई में जो है जब तक उनकी रिटायरमेंट नहीं होती ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और फिर एक नई तैनाती अपने पसंद की जो है वो इमरान खान साहब कर सकेंगे। लेकिन ये सारी जो डील थी या जो डायलॉग था इसका कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद इमरान खान साहब को एहसास हुआ कि उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल भी दे दी है और अब उनको हर सूरत जो है वो अवाम को तैयार करना है। यही वजह है कि जब उनकी पंजाब के लोगों से बात हुई 25-26 लोग वहाँ पे नहीं आए, जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है पिछले धरने के बाद से जो सिचुएशन सामने आई, जो हाल में जलसा आया, तो इससे एक नफसियाती दबाव उनके ऊपर पड़ा कि किस तरह से इसको आपने करना है। तो असल परेशानी इस बात की भी है कि इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात नहीं कर रही और उसके साथ साथ ये परेशानी भी है कि उनकी जमात कब तक उनके साथ जो है वो स्टैंड कर पाएगी, कब तक जो है ये सपोर्ट इसी तरह से रहेगी, कब तक जो है पब्लिक सपोर्ट उनके साथ इस तरह से रहेगी जैसे पहले उन्होंने एंजॉय की है। तो मेरा ख्याल है कि अब कन्फ्यूजन से ज़्यादा अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो यहाँ पे आके खड़ी हो गई है कि अब आगे अगर बढ़ा जाएगा आखिरी पत्ते की तरफ तो उसके लिए कितनी ताकत मौजूद है और कौन सा जो काम है किया जाए कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी बात को पूरा कर सके। तलस्सुम साहब, ज़ाहिर खान साहब की एक तारीख है जिसमें नज़र आता है कि उनके अगर धरने नाकाम भी हुए हैं तो कम से कम प्रोलॉन्ग ज़रूर हुए हैं, जबकि उनको रियासती इदारों की सपोर्ट हासिल थी। 25 मई को वो आए, सपोर्ट नहीं थी तो हमने देखा कि वो वापस चले गए। आपको लग रहा है कि उसके बावजूद फिर वो आएंगे और अगर आएंगे तो हुकूमत को वो रियासती सपोर्ट मिलेगी, हुकूमती सपोर्ट के साथ साथ जो उनकी हुकूमती मशीनरी है जिसकी वजह से रोका जा सके, बजाय इसके कि पूरे इस्लामाबाद का वो घेरा डालने में कामयाब हो जाए? जी, इस वक्त जो उनके लिए जो मुस्बत चीज़ है वो ये है कि पंजाब में उनके पास हुकूमत मौजूद है, KP के अंदर उनके पास हुकूमत मौजूद है, गिलगित बल्तिस्तान उनको बहुत सपोर्ट कर रहा है और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हुकूमत है वो भी उनकी अपनी है, उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब को। तो वसाइल की कमी नहीं है, लेकिन जो इमरान खान के लिए सबसे तकलीफ दह काम है शाहजेब, वो जो सारी ज़िंदगी उनको नहीं करना पड़ा वो ये कि अब उनको घिसट कर आगे जाना पड़ रहा है। अब उनको मुश्किल के साथ जो है नेगोशिएशंस की तरफ आना पड़ रहा है। देखिए, इमरान खान को आदत रही है कि चूँकि मैं इमरान खान हूँ लिहाजा धरना करवा दो, तालिल कादरी को किसी ने बुलवा दिया, GT रोड किसी ने खुलवा दी, खाना वहाँ पे किसी ने पहुँचवा दिया, कैंप किसी ने लगा दिया, मीडिया कवरेज किसी ने करवा दी। 2018 में चूँकि मैं इमरान खान हूँ और एक पेज का नुमाइंदा हूँ तो आप RTS जो है उसको ड्रॉप करवा दो, बंदे इकट्ठे हो गए,
सेनेट के अंदर चेयरमैन लगवाना है तो किसी और ने अरेंज करके दे दिया। ये पहली मरतबा है कि इमरान खान को तमाम तर वसाइल होने के बावजूद खुद पावर पॉलिटिक्स के अंदर निगोशिएट करना पड़ रहा है और उनके पास कोई ना हिकमत है और ना अमली है, यानी ऐसी स्ट्रेटजी जिसके अंदर कोई अमलियत पसंदी भी हो। अगर आज उनको कह दिया जाए कि इंतखाबात करवाने हैं तो पाकिस्तान का 1/3 तो शराब के अंदर डूबा हुआ है, तो अमली तौर पर पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होना। और फिर ये जिस किस्म की वो तजावीज़ देते हैं जिससे उनका एक ज़हनी हड़बोंग सामने आता है कि जी आर्मी चीफ़ को आप 3-4 महीने के लिए जो है वो एक्सटेंड कर दो, उस हुकूमत के ज़रिए करो जिस हुकूमत को चोरों की हुकूमत कहते हैं, वो हुकूमत आर्मी चीफ़ को एक्सटेंड कर सकती है, नया आर्मी चीफ़ नहीं लगा सकती। तो इमरान खान के लिए बड़ा तकलीफ़देह अमल है कि तमाम तर वसाइल होने के बावजूद, तमाम तर गुस्सा होने के बावजूद, तमाम तर मीडिया की सपोर्ट के बावजूद और जुडिशरी से जो सॉफ्ट हैंड मिल रहा है उसके बावजूद वो पावर पॉलिटिक्स में उनको घिसट घिसट के चलना पड़ रहा है। इसकी उनको आदत नहीं है। तो भाई सूरत हाल में हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली है या वो महज इस वक्त टाइम बाय करना चाहते हैं कि ये वक्त गुजर जाए? हुकूमत ने तो ये बिल्कुल अपना जो मामला है ये ऐसे लगता है कि वो इसके ऊपर बिल्कुल ना परेशान है, ना वो ये समझते हैं कि महंगाई या बाकी जो चीज़ें उसके अंदर अपने लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, अपनी पार्टी को मुतहरिक किया जाए, लोगों को मुनज़्ज़म किया जाए, या वो ये समझते हैं कि ये बहुत अर्ली हो जाएगा अगर वो लोगों को इंगेज करें। पहले वो डिलीवर करने के पास जाना चाहते हैं और उसके बाद वो अपने लोगों को और अपनी पार्टी को जो है वो इंगेज करना चाहते हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनको हुकूमत थकाना चाहती है और वो एक ऐसी स्टेज पे लाना चाहती है जहां वो अपने तमाम कार्ड्स जो हैं वो शो कर दें और वो आहिस्ता आहिस्ता थकना शुरू कर दें। वो थकेंगे या नहीं थकेंगे इसके ऊपर हम कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन हुकूमत की स्ट्रैटेजी ये दिखाई देती है कि महंगाई है लेकिन हम उसके ऊपर काम करें, आगे तक लेके जाएं और जितना वक्त उनको मिलेगा उतना तहरीक इंसाफ जो है वो थकेगी और आवाम के साथ जो है उसको प्रॉब्लम होगी इंटरेक्ट करने के अंदर, क्योंकि बयानिए की जो जंग है उसके अंदर तहरीक इंसाफ को वो पजीराई नहीं मिली या वो सस्टेनेबिलिटी नहीं मिली जिसके बारे में वो सोच रहे थे कि शायद ये सस्टेन करेगी आगे जाके। तो साहब तो इस ज़ाहिर आर्मी चीफ की तैनाती होनी है नवंबर में और मसला ये कि इमरान खान साहब ने अपनी पूरी सियासत का महवर अब इस एक तैनाती को बना दिया है। इस कारकर्दगी के साथ आपको लगता है अगले 2 महीने बहुत ही एक अदम इस्तेहकाम वाले होंगे, जो वैसे ही मुल्क बहुत ही मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, ये निकाल सकती है हुकूमत सही तरीके से सारे के सारे मामले को? शाहज़ेब सितम ज़रीफ़ी ये है कि अगर इमरान खान ने अपनी तमाम कश्तियाँ फ़ौज से के हवाले से जला ना दी होती, अगर उन्होंने वो लहजा ना अपनाया होता, अगर इल्ज़ामात की भरमार ना की होती, अगर धमकियाँ ना दी होती, यानी अपने ताल्लुकात को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद ना किया होता, तो इस वक्त ऐन मुमकिन है कि हुकूमत की नाकस कारकर्दगी की बुनियाद पर इस्टेब्लिशमेंट कोई ऐसा रोल प्ले करती जो इमरान खान के चंद एक मुतालबात के करीब तरीन होता। लेकिन इमरान खान ने अपनी कश्तियाँ इस तरीके से जलाई हैं और दूसरों के ऊपर इतना उन्होंने गंद उछाला है कि अब हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो एक वजह नहीं बन सकती इमरान खान के मुतालबात को पूरा करने में। मैं आपको ये बता दूं कि किसी ज़माने में लाहौर में वैगनें चला करती थी, उनके ऊपर एक बड़े दिलचस्प शख्स का नाम लिखा होता था, वो नाम था मौलवी लहू लुहान। मुझे लगता ही है कि इमरान खान जो है वो अपने आप को सियासत का मौलवी लहू लुहान बनाना चाहते हैं। वो टक्करें मार रहे हैं लेकिन इसमें नुकसान उनका ज़्यादा हो रहा है। तो जिस रविश पर वो चल निकले हैं उसमें तो हुकूमत कुछ भी ना करे और उससे भी बदतर कारकर्दगी करे, उनका मामला सीधा नहीं होने वाला इस्टेब्लिशमेंट के साथ। बहुत शुक्रिया, हम राय आपने सुनी है। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरीम नवाज़ के केस की अहम समाअत हुई, उसका क्या हवाला आपके सामने रखेंगे इसके बाद। एक तवील अरसे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी है। अदालत ने आज नैब से मजीद 4 सवालों के जवाब तलब कर लिए हैं और इन 4 सवालों में नैब से कहा है कि नवाज शरीफ का एवनफील्ड अपार्टमेंट से ताल्लुक और मरीम नवाज़ पर मुआवनत का इल्ज़ाम शवाहिद के साथ साबित कर दें। हमारे नुमाइंदे हुए सूरत के मुताबिक आज समाअत के आगाज़ में नैब के प्रोसिक्यूटर उस्मान चीमा ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का अदालती फैसला पढ़कर सुनाया और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अदालत ने लिखा कि नवाज शरीफ को फेयर ट्रायल का हक दिया गया था। मुसलसल अदम हाज़िरी पर अदालत के पास अपील खारिज करने के सिवा कोई चारा नहीं था। अदालत ने यह भी लिखा कि फेयर ट्रायल का मौका मिलने के बाद ही नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई गई। मरकज़ी मुल्ज़िम अपने अदालत के सामने है और ना ही उनकी अपील मौजूद है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे मुकालमा किया कि आप आगे भी पढ़ लें कि क्या लिखा हुआ है। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने मजीद कहा कि अदालती हुक्म के मुताबिक अगर नवाज शरीफ सरेंडर करें या पकड़े जाएं तो दोबारा अपील दायर कर सकते हैं।
तो जस्टिस आमिर फारूक ने नैब के प्रोसिक्यूटर से कहा कि नवाज शरीफ की अपील हमारे सामने नहीं तो इसका यह मतलब नहीं है कि उन पर फर्द जुर्म ठीक साबित हो गई। मरियम नवाज की अपील मेरिट पर सुनेंगे। उन्होंने अपना केस बनाया है कि अदालती फैसले में क्या कानूनी सुकून है, अब आपने इस बात का दिफा करना है। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ये केसेस बनाए गए थे। तो जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे कहा कि हमने तो ट्रायल प्रोसीडिंग को देखना है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद रेफरेंस दायर हुआ और फिर ट्रायल हुआ। रेफरेंस अपनी स्ट्रेंथ पर आगे चलना है। इस अपील से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि ये तो इस केस का बैकग्राउंड है, अब आप आगे चलें। इस मौके पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उनसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वो ऑब्जर्वेशंस ट्रायल से पहले तक थी। जैसे आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दी उसका आपको अभी कोई फायदा नहीं मिलना। क्या JIT के बाद नैब ने मजीद कोई तफ्तीश की थी? तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि नैब ने भी आज़ादाना तफ्तीश की थी। मुल्जिमान को कॉल अप नोटिस भिजवाए गए थे। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि मुल्जिमान तो आज भी इसी जगह खड़े हैं कि वो ट्रस्ट डीड को तस्लीम करते हैं। जैसे आमिर फारूक ने सवाल किया कि मुख्तसरन बताएं कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के खिलाफ क्या केस था। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि उन्होंने नवाज शरीफ को आमदी से ज़ायद असासे बनाने में मामनत की थी। जस्टिस आमिर फारूक ने मजीद पूछा कि आपने ये बताना है कि मरियम नवाज ने किस अंदाज में नवाज शरीफ की मामनत की। हमने एक फैसला लिखना है तो हमें सब चीज़ों में क्लियर होना चाहिए। बताएं ये अपार्टमेंट्स कैसे खरीदे गए। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि ऑफशोर कंपनियों नीलसन और नेस्कॉल ने ये अपार्टमेंट्स खरीदे थे। तो अदालत ने उनसे कहा कि अगर मरियम नवाज ने असासे बनाने में मामनत की तो फिर ट्रस्ट डीड और कैलिबरी फॉन्ट को छोड़कर 1993 से चलें। नैब के प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि हम इस मामले को 2006 में ट्रस्ट डीड के साथ लेकर चलेंगे। मरियम नवाज ने 2006 में मदद और मामनत की थी। तो जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि फिर तो 1993 में मरियम नवाज का कोई किरदार नहीं हुआ। अगर आप कहते हैं कि नवाज शरीफ ने 1993 में असासे खरीदे और छुपाए तो फिर आपने शवाहिद से साबित करना है कि मरियम नवाज ने 2006 में अपने वालिद की मामनत कैसे की। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि हम वो ट्रैक क्लियर कर रहे हैं जिस पर आपने आगे जाना है। इस मौके पर मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने नुक्ता उठाया कि नीलसन और नेस्कॉल ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के पास रजिस्टर्ड हैं। नीलसन और नेस्कॉल ने 1993, 95 और 1996 में अपार्टमेंट्स खरीदे थे। इस दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि पहले नैब ने यह साबित करना है कि ये प्रॉपर्टीज नवाज शरीफ ने खरीदी थी। अगर वो प्रॉपर्टीज खरीदी गई तो फिर इसमें मामनत का इल्जाम आएगा। हम मफरूजे पर नहीं जा सकते, हमने हकाइक को देखना है। आपने अगर ट्रायल कोर्ट में यह साबित किया है तो वो बताएं। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने मौका अख्तियार किया कि ऐसे केसेस मौजूद हैं कि मरकजी मुल्जिम बरी हो गया मगर मुआवनत वालों को सजा हो गई। तो जस्टिस आमिर फारूक ने मजीद पूछा कि आप डॉक्यूमेंट्स के जरिए नवाज शरीफ का प्रॉपर्टी से ताल्लुक तो साबित करें। हर केस के अलग हकाइक होते हैं। हम अभी जो केस सुन रहे हैं उसी के हकाइक देखेंगे। यहाँ पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने एक बार फिर कहा कि नवाज शरीफ की अपील खारिज हो चुकी है और ये अब अदालत के सामने नहीं है। तो जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर नहीं बल्कि अदम हाजिरी पर खारिज हुई थी। हमने उस केस में मेरिट पर फैसला नहीं दिया था। पहले ये समझाएं कि 1993 में नीलसन और नेस्कॉल का नवाज शरीफ से क्या ताल्लुक था। अदालत ने भी पूछा कि नवाज शरीफ ने क्या कहीं भी कहा था कि यह जायदाद उनकी है। तो मरियम नवाज के वकील ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ ने किसी भी फोरम पर नहीं कहा कि यह जायदाद उनकी है। आज एक मौके पर जस्टिस आमिर फारूक ने ये रिमार्क भी दिए कि नैब इस अदालत के सामने खुद को बंद गली में लेकर जा रहा है। आज की समाअत मुकम्मल करते हुए अदालत ने नैब से मज़ीद 4 सवालात पूछे और 29 सितंबर को नैब के वकील से उनके जवाब तलब कर लिए। अदालत ने पूछा है कि नवाज शरीफ का कंपनियों के साथ ताल्लुक साबित करें, कंपनियों का फ्लैट्स के साथ ताल्लुक साबित करें, फ्लैट्स 1993 में खरीदना साबित करें और फिर मरियम नवाज का फ्लैट से ताल्लुक साबित करें। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि इससे ज़्यादा आसान ज़ुबान में नैब से सवाल नहीं कर सकते। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि हमारी आज के लिए बस हो गई है। अब 29 सितंबर की समाअत में नैब ने इन 4 अदालती सवालात के जवाब देने और नवाज शरीफ और मरियम नवाज का एवनफील्ड अपार्टमेंट से ताल्लुक साबित करना है। मगर अहम बात यह भी है कि ऐसे ही सवालात अदालत ने नवंबर 2021 में यानी तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी नैब से पूछे थे, मगर नैब की तरफ से कोई जवाब ही पेश नहीं किया गया, बल्कि समाअत में वक्फा और बार बार इल्तवा मांगा जाता रहा और बार बार अपनी कानूनी टीम तब्दील की जाती रही। देखते हैं इस बार नैब की क्या हिकमत अमली होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।